नमस्कार दोस्तों, सीटेट मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अधिगम क्या है। सीडीपी का यह दूसरा वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो डाला जा चुका है अपने यूट्यूब चैनल पर, तो जिन्होंने अभी तक नहीं जाकर देखा है वो जाकर देख ले। सबसे पहले यह इसका दूसरा पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कि अधिगम क्या है। व्हाट इज लर्निंग। तो अभ्यास, अधिगम क्या है कि अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप, यानी जिसको प्रैक्टिस करके, जिसको या सीख करके फलस्वरूप जब हम व्यवहार में क्या होने लगता है, अस्थाई परिवर्तन। व्यवहार में क्या होने लगता है दोस्तों, जब अस्थाई परिवर्तन होने लगता है तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को अधिगम कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे अधिगम कहते हैं या सीखना कहते हैं। कि जब अनुभूति या अभ्यास के फलस्वरूप जब कोई व्यक्ति सीखना शुरू कर देता है तो उससे क्या करता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है, तो उसे सीखना या क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। सीखना या अधिगम के नाम से जाना जाता है इसको। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक किसी के व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता तब तक इसे क्या कहते हैं, अधिगम नहीं कहते हैं। और ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा चुका है कि अधिगम क्या है। तो ऑप्शन में रहेगा आपके कि व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। तो यही क्या हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। अगला है कि अधिगम की प्रक्रिया क्या होती है। कब से इसके इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है उसको जान लेते हैं कि अधिगम की प्रक्रिया क्या होती है कि जीवन पर्यंत चलती रहती है। अधिगम क्या है कि सीखना कभी भी खत्म नहीं होता है। सीखना क्या है, जीवन पर्यंत यानी अंत तक चलते रहती है। अधिगम की प्रक्रिया क्या होता है, जन्म के तुरंत बाद शुरू होता है। जन्म से पहले अधिगम नहीं होती। विकास की प्रक्रिया शुरू रहती है लेकिन अधिगम की प्रक्रिया नहीं। जन्म की जो अधिगम की प्रक्रिया है वो जन्म के तुरंत बाद से प्रारंभ होती है। जन्म के तुरंत बाद से प्रारंभ होती है। और क्या होता है कि यह जो प्रक्रिया है वो जन्म के तुरंत बाद से शुरू होता है। ये जन्म गर्भावस्था से ये प्रक्रिया शुरू नहीं होती है। अब हम लोग चलते हैं जो पिछले जो हम वीडियो में पढ़ चुके हैं कि 6 अवस्थाएं, 5 अवस्थाएं पढ़े हैं, उन सभी को देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम क्या है कि शैशवावस्था के विकास में अधिगम के क्या योगदान है उसको जान लेते हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसका कि यह अवस्था जन्म से 6 वर्ष तक की होती है। क्या होती है कि जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहते हैं, शैशवावस्था कहते हैं। जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहते हैं, शैशवावस्था के नाम से जाना जाता है। और क्या कहता है, मनोवैज्ञानिकों ने इन्हें सीखने के सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कहा है। मनोवैज्ञानिकों द्वारा इसे सीखने का महत्वपूर्ण अवस्था कहा गया क्योंकि बच्चे इस समय क्या होता है, उनका दिमाग समझिए कि बहुत क्विक रीडिंग करने का, कोई क्विक चीज़ सीखने के लिए, कोई जल्दी से जल्दी कोई चीज़ सीखने में काफ़ी सक्षम होता है। सक्षम होने के कारण क्या होता है कि कोई भी बच्चा क्या होता है, जब सीखना शुरू करता है तो नए चीज़ों को क्या करता है, सीख लेता है। और जैसे जिस परिवेश में रहता है तो उस तरह के अपने परिवेश के अनुसार कोई भी भाषा सीखना उसके लिए बहुत क्या होता है, आसान होता है। जिस परिवेश में रहता है उस तरह का वो भाषा या शब्दों को सीख पाता है आसानी से। इसलिए वैज्ञानिकों ने इसे क्या कहा है कि ये सीखने का सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। आइए दोस्तों अब देख लेते हैं शैशव अवस्था में विकास एवं अधिगम के कुछ और महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उसको देख लेते हैं। अगला है कि इसे क्या कहते हैं, नींव की अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शैशव अवस्था को नींव की अवस्था भी कहते हैं। ताकि इस अवस्था में बच्चा जो भी कुछ सीखता है वो हमेशा उसके लिए क्या रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि इसी अवस्था में उसका नींव पड़ता है। जिस परिवेश में रहता है उसमें क्या कहता है, बच्चा को अच्छा से अच्छा बात सिखाने की कोशिश की जाती है परिवार के द्वारा। इस अवस्था में बच्चे अनुकरण करके सीखते हैं। इस अवस्था में अपने परिवार से, अपने बड़े बुजुर्ग से क्या करते हैं, वो देखते हैं और जैसा वे बोलते हैं, करते हैं एक्टिविटी, वैसा देखकर अनुकरण करके सीखना शुरू करते हैं। ये हमेशा कहते हैं दूसरों से देखकर इस अवस्था में क्या करते हैं, सीखते हैं। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भाषा के विकास के लिए सबसे सर्वोत्तम अवस्था है। क्योंकि बच्चा जानते ही है कि 3 साल की आयु के पास में क्या करता है, बच्चा भाषा सीखना धीरे धीरे शुरू कर देता है। ऐसे तो पहले से करता है लेकिन धीरे से बोलना शुरू कर देता है 3 साल के पास में। तो क्या होता है कि बच्चे का विकास, जो भाषा होता है उसका विकास इस अवस्था में काफी उन्नत किस्म से होता है। ताकि इसमें क्या होता है कि बच्चा जब आसानी से कोई चीज की सीख लेता है, जिस परिवेश में होता है, सीखने में उसको थोड़ा भी परेशानी नहीं होता है। अगला है कि समाजीकरण जैसे समाज में रहते तो बच्चा इसी अवस्था, शैशव अवस्था से क्या होता है, समाजीकरण प्रक्रिया से जुड़ जाता है। और इसी अवस्था में यानी जन्म से लेकर क्या होती है, जन्म से ही क्या होता है, जो सामाजिक प्रक्रिया होती है क्या होती है, वो शुरू हो जाती है। वो अपने माँ के साथ, अपने परिवार के साथ क्या करता है, रहना बैठना खेलना शुरू कर देता है। तो इसी अवस्था से क्या करता है, वो अपना काम करना शुरू कर देता है। इसलिए समाजीकरण प्रक्रिया क्या होती है, किस अवस्था से शुरू होती है, ये प्रश्न आते रहता है दोस्तों। तो समाजीकरण की प्रक्रिया जो प्रारंभ होती है वो कब होती है, शैशव अवस्था से। साथ साथ भाषा सीखने की प्रक्रिया किस अवस्था में शुरू होती है, तो शैशव अवस्था में शुरू होती है। और नींव की अवस्था किसे कहते हैं, तो नींव की अवस्था भी शैशव अवस्था को ही कहते हैं। अनुकरण करके सीखने की जो आयु है वो क्या है, तो वो शैशव अवस्था की आयु है। और शैशव अवस्था की आयु जानते हैं कितना होता है, जन्म से लेकर जन्म
जन्म से क्या होता है, जन्म से 6 वर्ष तक की क्या होती है आयु में क्या करते हैं बच्चे देखकर दूसरे का अनुकरण करके क्या करते हैं, सीखते हैं। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि शिक्षा का आरंभ करने का यह सबसे उन्नत और बेहतरीन क्या है कि ये अवस्था है। ये अवस्था में क्या करता है बच्चा, कोई विद्यालय जाना क्या करता है, शुरू में विद्यालय जाना, इसी अवस्था में बच्चा क्या करता है, प्रारंभ करता है और नई नई जानकारियों क्या करता है, सीखता है। तो किस अवस्था में बच्चा स्कूल जाना प्रारंभ करते हैं, तो शैशवावस्था में। नींव की अवस्था किसे कहा गया, तो नींव की भी अवस्था कहा गया है शैशवावस्था का। अनुकरण करके सीखते हैं कब बच्चे, तो कब सीखना शुरू करते हैं सबसे ज्यादा, तो शैशवावस्था में। भाषा का विकास किस अवस्था में होता है, तो सर्वोत्तम अवस्था कौन है, तो शैशवावस्था में। सामाजिकरण किस अवस्था में शुरू होता है, तो शैशवावस्था में। क्या होता है दोस्तों, सामाजिकरण शुरू होता है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है, कैसी कहना है कि शिक्षा का आरंभ किस अवस्था में करना ज्यादा उपयुक्त होता है, तो शैशवावस्था में ही क्या होता है कि जो शिक्षा है उसको अधिगम का आरंभ करना सबसे बेहतरीन समय होता है। आइए दोस्तों अब शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था को देख लेते हैं। बाल्यावस्था में विकास एवं अधिगम के बारे में जान लेते हैं। बाल्यावस्था कब से कब तक होती है, तो बाल्यावस्था 6 वर्ष, बाल्यावस्था जो होती है वो 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की आयु की अवस्था को क्या कहते हैं, बाल्यावस्था कहते हैं। ये अवस्था, इस अवस्था में क्या होता है कि चिंतन एवं तर्क करने की क्या होती है, शक्ति का विकास होने लगता है। तो क्वेश्चन आता है किस अवस्था में बालक में चिंतन और तर्क करने की क्षमता का विकास होने लगता है, तो कौन अवस्था में दोस्तों, तो वो अवस्था कौन है, तो बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में चिंतन और तर्क करने की क्षमता का क्या होने लगता है, विकास होने लगता है। अगला है कि शैशवावस्था में क्या होता है, सीखने की गति तो बहुत अधिक होती है। शैशवावस्था में क्या होता है, सीखने की गति तो बहुत अधिक होती है, परंतु बाल्यावस्था में अपेक्षा भी क्या होती है, धीमी होती है। क्या होती है, बाल्यावस्था जो है उसकी अपेक्षा क्या होती है, थोड़ा धीमी होती है। क्यों, क्योंकि बाल्यावस्था में क्या होता है कि सीखने का क्षेत्र व्यापक हो जाता है। सीखने के जो क्षेत्र होते हैं अलग अलग वो क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। जैसे बच्चा गणित सीखता है, विज्ञान सीखता है, सामाजिक जो कार्य होते हैं, फेस्टिवल होते हैं, उन सभी में क्या करता है, योगदान देने लगता है। इस तरह से उसका क्षेत्र, सीखने का जो क्षेत्र है वो क्या होने लगता है, व्यापक होने लगता है। आइए दोस्तों अब देख लेते हैं कि अगला है किशोरावस्था में विकास एवं अधिगम। किशोरावस्था में विकास और अधिगम क्या क्या होता है, किस प्रकार का होता है, उसको जान लेते हैं। और किशोरावस्था की आयु क्या होती है, तो 12 से 18 वर्ष की आयु को कहते हैं किशोरावस्था कहते हैं। इस अवस्था में क्या होता है, बहुत कठिन अवस्था माना गया है। तो सबसे कठिन अवस्था किसको माना गया है, तो किशोरावस्था को बहुत कठिन अवस्था कहा गया है। बार बार आपसे पूछा जाता है। उन्माद की अपेक्षा, उन्माद की जो एज है वो क्या है, तो किशोरावस्था है, जो कितना वर्ष है, 12 से 18 वर्ष की आयु में है। इस अवस्था में क्या होता है, बहुत सारे शारीरिक एवं मानसिक क्या होते हैं, परिवर्तन होने लगते हैं। बालक के बॉडी का विकास होने लगता है, शरीर का विकास होने लगता है छात्रों का, और उनमें मानसिक स्थिति बहुत तरह क्या करने जाने लगता है। तो इसमें क्या होता है कि इसी में, और कोई बच्चा सही डायरेक्शन में जाना तो इसी अवस्था में जाता है, या गलत डायरेक्शन में जाना तो इसी अवस्था में जाता है। इसलिए इस अवस्था को बहुत ही कठिन अवस्था कहा गया है, किशोरावस्था को। अगला जान लेते हैं कि इससे क्या है जुड़े हुए, अब जान लेते हैं कि बालक के विकास और अधिगम से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है उसको जान लेते हैं। संवेगात्मक विकास क्या होता है, लड़कियों में बहुत अधिक होता है। संवेगात्मक विकास लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये प्रश्न बार बार आ चुका है कि संवेगात्मक विकास लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में लड़का में अधिक होता है कि लड़की में अधिक होता है। तो जानते हैं किसमें, कि लड़कियों में संवेगात्मक विकास क्या होता है, अधिक होता है। अगला है कि किशोरावस्था में लड़कियों का शरीर का विकास लड़कों की अपेक्षा तेज होता है। किशोरावस्था में जो होता है, जो किशोरावस्था कितना है, 12 से 18 वर्ष की आयु में लड़कियों का जो शारीरिक का जो विकास है वो क्या होता है, लड़कों की अपेक्षा में क्या होता है, बहुत ज्यादा तेजी से होता है। बहुत ज्यादा क्या होता है, तेजी से होता है लड़कों की अपेक्षा। अगला है कि बाल्यावस्था को गैंग एज भी कहा जाता है। बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है दोस्तों, गैंग एज के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, बच्चे अपना गैंग में रहना, अपना ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। कहीं भी जाते हैं तो ग्रुप में जाते हैं, खेलने जाना हो, मेला घूमने जाना हो, या कोई फेस्टिवल कोई मनाना हो, उसको अपने ग्रुप के साथ रहना पसंद करते हैं। अपने से बड़ों के साथ रहना कम पसंद करते हैं। अपना जोड़ी पारी के जो होता है साथ में रहने वाले, उनके साथ में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए ये बाल्यावस्था क्या कहते हैं, गैंग एज भी कहते हैं। तो पूछा जाता है कि गैंग एज की अवस्था कौन सी है, तो बाल्या अवस्था। अगला है किशोरावस्था को कहते तूफान का अवस्था भी कहा जाता है। क्या तूफान का अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है, तो किशोरावस्था को तूफान की अवस्था कहा जाता है। आइए दोस्तों अब देख लेते हैं अब अगला महत्वपूर्ण बिंदु जो है क्या है, 5वां नंबर जो है। इससे पहले हम 4 महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ चुके हैं। 5वां बिंदु है कि बालक के विकास में सबसे बड़ी भूमिका क्या होती है, समाज की होती है। बालक के विकास में सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है, तो समाज की सबसे बड़ी भूमिका होती है बालक के विकास में होती है। परंतु प्राथमिक भूमिका किसकी होती है, परिवार की। तो पूछा जाए कि सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है बालक के विकास में, तो होती है समाज, किसकी होती है, समाज की होती है। जबकि जो प्राथमिक भूमिका होती है वो किसकी होती है, परिवार की होती है। क्योंकि बच्चा कहाँ बड़ा होता है, अपने परिवार के बीच में बड़ा होता है, अपना समाज के बीच में बड़ा होता है। इसलिए परिवार और समाज बच्चे के लिए क्या चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी भूमिका समाज की और प्राथमिक भूमिका किसकी होती है, परिवार की होती है।
अगला है कि बाल विकास के अंतर्गत, जो बाल विकास हम लोग जो पढ़ते हैं उसके अंदर क्या होता है कि इस बच्चे के शारीरिक विकास के बारे में भी हम लोग अध्ययन करते हैं, मानसिक विकास के बारे में भी अध्ययन करते हैं, संज्ञानात्मक विकास के बारे में अध्ययन करते हैं, साथ साथ व्यक्तित्व के विकास और भाषा के विकास आदि के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। यानी बालक के जब विकास के बारे में पढ़ते हैं तो शारीरिक विकास हो, चाहे संज्ञानात्मक विकास हो, चाहे मानसिक विकास हो, चाहे व्यक्तित्व का विकास हो, चाहे भाषा का विकास हो, किसी प्रकार का विकास हो, वो किसके अंतर्गत आता है, बाल विकास के अंतर्गत आता है, ताकि बच्चे का क्या किया जा सके दोस्तों, संपूर्ण उसका सर्वांगीण विकास किया जाए, संपूर्ण उसमें जानकारी क्या भर दिया जाए, ताकि क्या हो कि बच्चा के क्या है कि हर जगह क्या चीज अपना लाइफ में सक्सेस कर पाए। तो इस तरह के जो दोस्तों ये क्या था, चैप्टर था जो इसमें हम लोग बाल विकास से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी पढ़े हैं। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत।